दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो हिंदी व्याकरण का है, वाक्य और वाक्य के भेद। तो इसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था वाक्य क्या होता है और वाक्यांश क्या है, और लास्ट वीडियो में ये भी बताया था मैंने वाक्य के दो भेद थे। पहला था रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं और अर्थ के अनुसार यानी अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, यानी दो या दो से शब्दों का जो पूरा भाव व्यक्त हो, यानी जो वाक्य है उसका पूरा विचार प्रकट होता हो, उसका अर्थ निकलता हो, तो वो क्या होता है? वाक्य होता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? वाक्य। तो हम देखते हैं वाक्य के कुछ उदाहरण। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पहला है सुनील पढ़ाई करता है, श्याम ने चित्र बनाया था, दिशा ने रोटी बनाई। तो इस तरह से ये है वाक्य के कुछ उदाहरण। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आगे के टॉपिक पे। वाक्य के भेद यानी दो है, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ना है अर्थ के अनुसार। ठीक है, अर्थ के अनुसार में हमारा अलग अलग है। तो देखते हैं अर्थ के अनुसार पे 8 है, 8 भेद है। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संभावनार्थक, इच्छार्थक और संकेतार्थक वाक्य। तो पहला है विधानार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हम बोल सकते हैं, यहाँ पे विधान के रूप में दिया रहता है। जिस वाक्य में कोई भी क्रिया करने या सामान्य सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं? हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो पहला है उदाहरण, राजेश ने पढ़ाई की, यानी ये विधानार्थक है, एक संकेत यानी सूचना हो गया। यहाँ पे क्रिया चल रही है यानी राजेश ने क्या किया? पढ़ाई की। दूसरा देखते हैं, श्यामल कल पुरस्कार प्राप्त करेगी। ठीक है। तीसरा, मछलियां पानी में रहती हैं। चौथा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पांचवा, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये सभी वाक्य जो है एक साधारण है यानी विधानार्थक पूर्व है, इसलिए क्या है वाक्य? कौन सा वाक्य है? विधानार्थक वाक्य। ओके, तो दूसरा देखते हैं हम, निषेधार्थक वाक्य। अब निषेध का मतलब समझ जाइए, जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी हम समझ में आ गया है, यानी न यानी वो नेगेटिव होगा, यानी नहीं का नकारात्मक होगा वाक्य, तो वो क्या हो जाता है? निषेधार्थक वाक्य होता है। तो हम इसे भी उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहला है, सुदेश आज स्कूल न ही आया। दूसरा, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। तो दूसरे वाक्य में आप देखो नहीं शब्द आ रहे यानी निषेधार्थक बन रहा है, यानी निगेटिव है, नकारात्मक है। तो मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, तो ये क्या है? निषेधार्थक वाक्य। अभी तीसरा देखते हैं, बुरा मत सुनो, ये भी क्या हो गया? नकारात्मक। तो चौथा देखिए, यहाँ धूम्रपान करना मना है, ये भी क्या है? नकारात्मक वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य बनेगा? निषेधार्थक वाक्य। पांचवा, संजय ने चोरी नहीं की, यहाँ पर भी क्या है? नकारात्मक है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? निषेधार्थक वाक्य। तो हम देखते हैं तीसरा भेद जो है प्रश्नार्थक वाक्य। ठीक है, प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो या किसी से कोई बात पूछी गई हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। यानी किसी भी यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए
या फिर कोई बात किसी के बारे में बोला गया हो, यानी प्रश्न है, तो वह है प्रश्नार्थक वाक्य। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नार्थक वाक्य। इसी तरह से दूसरा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौन है? तीसरा, राहुल का घर कहाँ है? चौथा, तुम गांव कब जाओगे? पांचवा, आप सुबह कितने बजे आए थे? तो ये है सभी वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य। अब हम देखते हैं चौथा, अज्ञार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में किसी को आदेश या अनुमति दी जाती है उसे अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में आदेश यानी किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अज्ञार्थक वाक्य। हम उदाहरण देखते हैं। पहला, अब तुम जा सकते हो। दूसरा, कृपया बैठ जाएं। तीसरा, संगीता पढ़ाई करो। चौथा, आप अपनी बात कहो। पांचवा, जल्दी चलो करना वरना समारोह समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? आज्ञा दिया जा रहा है, यानी उसको एक ऑर्डर दिया जा रहा है वो कार्य के लिए, तो वो होता है आज्ञार्थक वाक्य। हम आगे देखते हैं पांचवा, विस्मयार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। तब देखते हैं उदाहरण के आधार पर। पहला है, वाह क्या सुंदर बगीचा है। जो वाह शब्द आया है ये क्या है? विस्मयार्थक वाक्य, यानी इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, तो ये होता है विस्मयार्थक वाक्य। दूसरा देखिए, अरे तुम कब आ गए। तीसरा, हाय अब मेरा क्या होगा। ये जो सेंटेंस देखे आपने, इसमें क्या है? विस्मयार्थक वाक्य है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये वाक्य कौन सा है। जैसे वाह, अरे, हाय, छी, शाबाश, ये सब क्या हो जाता है? विस्मयार्थक वाक्य। ये है समझने का एक आसान तरीका जो आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा यह वाक्य है। यानी विस्मयार्थक वाक्य समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं छठे भेद की ओर। छठा है संभावनार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में किसी बात का संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कोई भी संदेह हो या फिर संभावना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं हम? संभावनार्थक वाक्य। तो उदाहरण में पहला, शायद कल छुट्टी हो। दूसरा, पता नहीं विशाल घर पहुंचा होगा या नहीं। तीसरा, शायद श्रेया मान जाए। चौथा, पिताजी गांव पहुंच गए होंगे। पांचवा, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इस सभी वाक्यों में हमें यह समझ में आ जाता है एक संभावना को प्रकट किया जा रहा है, एक संभावना, एक इंडिकेशन, एक संकेत दिया जाता है। संभावनार्थक को भी हम संकेतार्थक भी बात कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि हम संभावना प्रकट करते हैं यानी बोलते हैं, तो होता है संभावनार्थक वाक्य। हम चलते अब आगे के भेद की ओर, जो है सातवां, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कोई भी इच्छा यानी कामना या फिर आशीर्वाद का बोध किया होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा, ईश्वर आपका भला करे। तीसरा, तुम दीर्घायु हो। चौथा, आज वर्षा तो हो तो अच्छा हो। पांचवा, मुझे ढेर सारा पैसा मिले। तो इन सभी वाक्यों में ये समझ में आ जाता है एक इच्छा को प्रकट किया जा रहा है, यानी हम किसी को क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं या फिर कामना करते हैं, तो वो होता है इच्छार्थक वाक्य। तो हम चलते हैं आठवें भेद की ओर, संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य हो। यानी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है तो उसे क्या कहते हैं? संकेतार्थक वाक्य। तो उदाहरण में पहला, यदि सुरेश महाबलेश्वर आएगा तो हम भी आएंगे। दूसरा,
मैं पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तीसरा, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। चौथा, अगर विक्रम कप्तान बनेगा तो हम सब खेलेंगे। पांचवा, रामू जल्दी से निकलता तो दुर्घटना ना होती। इन सभी वाक्यों में ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर है। जैसे हम देखते हैं, पहला, यदि सुरेश महाबलेश्वर आएगा तो हम भी आएंगे, यानी क्या हो गया, निर्भर है दूसरा वाक्य पहले पे। तो ये होता है संकेतार्थक वाक्य। तो मेरे समझ में ये हो गया, आ गया है कि आपको यह वीडियो समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।